हमारा कहना ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में निर्माण की बात ज़्यादा हो, विकास की बात ज़्यादा हो। राजनीति का अपना एक हक है, अपना एक दायरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लोगों के लिए काम करना। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ टाइम्स नाउ नव भारत के इस पहले नव निर्माण मंच जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद नाविका जी। स्मृति जी, बात अगर विकास की जाए तो लोग सबसे पहले सवाल ये पूछते हैं और कहते हैं कि बीजेपी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में थी उसने वायदे तो बहुत किए थे लेकिन काम शायद उतना नहीं किया। आज सुबह ही यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने कहा एक्सप्रेस वेज पे उनकी सरकार ने काम किया था, उद्घाटन शायद योगी जी ने किया, और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे एक्सप्रेस वेज भी हैं जहां पर नींव डली हुई थी पर नींव के ऊपर नींव डलवाई गई ताकि बीजेपी अपना छाप छोड़ सके। और उन्होंने ये भी कहा कि मेट्रो का बहुत सा काम होना था, कुछ नहीं हुआ इस सरकार में। मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट में क्यों विपक्ष ये सवाल उठा रही है कि बीजेपी की डिलीवरी उतनी नहीं रही जितने वायदे थे? नाविका जी, आज आपने सुबह का उदाहरण दिया और अखिलेश जी की बात कही। आज सुबह ही मेरी अपनी लोकसभा क्षेत्र में योगी जी ने स्वयं लगभग 15 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें हमारे लोकसभा क्षेत्र को समर्पित की, जिसकी लागत 50 करोड़ की है और कुल जो इलाका है वो 70 किलोमीटर का है। इसका मतलब एक ऐसी सरकार, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो हर ग्रामीण अंचल में, हर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में, हर जनपद में धरातल पर किस प्रकार से विकास कर सकते हैं इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। मैं स्वयं एक सांसद के नाते कह सकती हूं कि गत 2 वर्षों में विशेष मेरी लोकसभा क्षेत्र में 5 अरब रुपए की मात्र और मात्र सड़कों पर काम हुआ है। मैं ये मानती हूं कि अखिलेश जी जैसे नेताओं की ये चिंता रही है कि जितनी मूलभूत सुविधाओं से उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान में जनता को लेस किया है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से विपक्षी पार्टियों के सामने जनता ये प्रश्न करेगी कि अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से योगी जी के नेतृत्व में विकास के नए आयामों को छू सकती है, फिर वो क्या वजह थी कि जब विपक्षी पार्टी सत्ता में रही उन्होंने सत्ता को सेवा का माध्यम नहीं बनाया। लेकिन आज भी कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो कहीं ना कहीं फिक्रमंद आंकड़े हैं। नेशनल एवरेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन 21 से 22% के बीच में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये 29.5% है। तो अगर विकास हुआ तो इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे क्यों हैं, स्मृति ईरानी जी? नाविका जी, आप भी जानते हैं कि राष्ट्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। आप इस बात से भी भली भांति अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप स्वयं अमेठी आकर साक्षी रह चुकी हैं हमारी चुनौतियों की, कि ये चुनौतियों वर्षों वर्ष तक कितना परेशान करती रही हमारी जनता को। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आज के इस नवनिर्मित मंच पर आप उत्तर प्रदेश के निर्माण के संदर्भ में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करना चाहती हैं। एक महिला की मूलभूत चुनौती क्या थी? अगर आप साल 2012-13 के आंकड़े देखें तो महिला की चुनौतियों में से एक मूलभूत चुनौती थी टॉयलेट की, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने इज्जत घर करार दिया। हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश में एक तरफ जब राष्ट्रीय स्तर पर हम 10 करोड़ टॉयलेट्स के निर्माण की चर्चा करते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ परिवारों को टॉयलेट बनाकर मुहैया करवाया योगी जी की सरकार ने। अब ये मात्र आंकड़े नहीं हैं, ये जीवन है कई जो बदलाव की दृष्टि से देखे जाने चाहिए। एक महिला जिसने कभी भी किसी पुरुष नेता के पास जाकर ये डिमांड नहीं रखी कि देखिए वोट तो देती हूं लेकिन मेरा अपना दिन संघर्षों से शुरू होता है,
है, मैं खुद कितनी प्रताड़ना को सहती हूं, ये कभी कोई पॉलिटिकल एजेंडा में नहीं रहा। स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और सरकार ने इन मूलभूत सुविधाओं से हमारे परिवारों को लेस किया है। मैं ये नहीं कहती कि चुनौतियां थम जाएंगी। चक्र ऐसा है जीवन का कि चुनौतियां आएंगी और उन चुनौतियों का समाधान हम एक समय मर्यादा में पूर्ण श्रद्धा के साथ दे पाएं, यही हमारा संकल्प है। अखिलेश जी का कहना यह भी है कि आपने टॉयलेट तो बना दिए लेकिन उनमें पानी नहीं आता, तो क्या अगर पानी नहीं आता तो महिलाओं का जीवन संघर्ष के बिना चल पाएगा? देखिए, वो टूटी और टॉयलेट में फंसकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो आपको प्रमाण दे सकती हूँ अपने लोकसभा क्षेत्र का, जहां पर घर धराशायी हो रहे थे, कच्चे मिट्टी के मकान थे, लेकिन टॉयलेट ब्रांड न्यू बना था। और इसकी साक्षी तो स्वयं आपकी चैनल है। आपने स्वयं, मुझे याद है 2019 में एक इंटरव्यू में मेरे साथ इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ, अब मोदी सरकार के चलते कम से कम उत्तर प्रदेश में ये हालात नजर आ रहे हैं कि एक तरफ घर मिट्टी के बने हैं, लेकिन सरकार द्वारा भाजपा के जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं वो पक्के और फंक्शनल टॉयलेट्स बनाए गए हैं। हम ये भी जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें जनता और सरकार दोनों का समन्वय है, दोनों की भूमिका है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने नेतृत्व को कि चाहे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति विपक्ष की पार्टियों ने कितनी भी की हो, हमारी पार्टी के नेतृत्व का ध्यान जो है वो प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से इन मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर टिका हुआ है। तो अगर इतना विकास का कार्य हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो ध्रुवीकरण पर सब क्यों आमादा हैं? क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, अगर आप ये मानते हैं नाविका जी, मेरा सवाल ही नहीं पूरा हुआ कि संवैधानिक, जी मेरा आपके साथ इतिहास इतना रह चुका है कि कई बार माफी चाहती हूँ, आपके सवाल निकलने से पहले ही उसका जवाब तैयार कर देती हूँ। नहीं, ये अच्छी बात है क्योंकि आप बहुत अनुभवी मंत्री हैं। यंगेस्ट वुमन मिनिस्टर से आपका अनुभव इतना हो गया है कि आप शायद, वो कहा जाता है ना कि लिफाफा देख के समझ जाती हैं कि अंदर चिट्ठी में क्या कहा गया है। ऑडियो कट हो गया जैसे ही आपने अनुभवी कहा। ऑडियो हम दोबारा डायल अप कर रहे हैं यहाँ से। अगर मैं अपने पीसीआर को कह दूं, ये बैक में जी बिल्कुल, ऑडियो अभी आपके साथ दोबारा जुड़ने वाला है। डिजिटल इंडिया है, कभी कभी फिर भी ऐसे हादसे होते रहते हैं कि ऑडियो लिंक ड्रॉप हो जाता है। लेकिन जैसे ही स्मृति जी हमारे साथ जुड़ेंगी तो मैं उनसे सवाल पूछूंगी। अनुभवी वो मंत्री हैं और अनुभवी मैं एंकर हूं, क्योंकि ये लिंक कई बार ऐसे समय पे गिरता है कि थोड़ी सी हमारी जद्दोजहद बढ़ जाती है। अगर लाइन कनेक्ट हो गया हो तो मैं दोबारा स्मृति जी के पास वापस जा सकती हूं। जी मेरे ख्याल से स्मृति जी का दोबारा लाइन कनेक्शन। स्मृति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्मृति जी, स्मृति जी, अगर मेरी आवाज आ रही है आप जी नाविका जी, तो वो माफी चाहते हो, आपकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, बताएं। आप सूचना मंत्रालय में भी रह चुकी हैं तो आप जानेंगी। दूरदर्शन में जब हम बच्चे थे तो एक लाइन आ जाती थी, रुकावट के लिए खेद है, कृपया इंतजार करें। तो शायद आज वो फ्लैशबैक हमारे साथ भी हो गया। लेकिन स्मृति जी, रुकावट तो जीवन का नियम है जी। स्मृति जी, लेकिन हाँ, मैं इस बात से संतोष पाती हूँ कि महिलाओं के सामने रुकावटें आती हैं तो अक्सर टिकती नहीं है। बोलिए। बिल्कुल स्मृति जी, तो मैं ध्रुवीकरण के मुद्दे पर वापस आती हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इतना विकास हुआ है, इतनी डेवलपमेंट हुई है, उत्तर प्रदेश इतना उत्तम प्रदेश बन चुका है, तो फिर ध्रुवीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों योगी आदित्यनाथ पिछले 1 महीने में 3 बार
अब्बा जान अपने वक्तव्यों में कहते हैं, इशारा किस तरफ है? अगर आप इस बात पे यकीन रखती हैं कि मुख्यमंत्री के पास भी संवैधानिक अधिकार है कि वो संविधान की मर्यादा में अपने विषयों को रखे, तो आप क्यों उनके कथन पर अंकुश लगाना चाहती हैं जब तक वो संविधान की मर्यादा में अपनी बातों को रखते हैं और एक संवैधानिक पद पर रहकर बिना किसी भेदभाव के जनता की सेवा करते हैं? नाविका जी, जिस विपक्षी पार्टी ने यह आरोप लगाया है, उसी विपक्षी पार्टी के एक सर्वोच्च नेता ने एक बार सार्वजनिक बयान दिया था कि हमारे देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पे एक विशेष धर्म के लोगों का ही अधिकार है। क्या तब वो ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर रहे थे? आज अगर मुख्यमंत्री जी को किसी पैमाने पर आंकना है तो हम ये देखें कि मुख्यमंत्री जी जब एक ग्रामीण अंचल में सड़क प्रेषित करते हैं, क्या वो लिख कर देते हैं कि सड़क पर किस धर्म, किस वर्ग, किस समुदाय के लोग चलेंगे? जब हम उज्ज्वला का किसी को सहारा देते हैं या फिर टॉयलेट बनाते हैं, तो क्या एक वर्ग विशेष, समुदाय विशेष या धर्म विशेष के लिए वो बनता है? इसलिए आज अगर विकास के आधार पर हमारी सरकार को आंकना है तो निश्चित रूप से आपको भी स्वीकारना पड़ेगा कि जस्टिस फॉर ऑल और अपीजमेंट ऑफ नन की सरकार को परिभाषित करती है योगी सरकार। तो स्मृति जी, इस पर राहुल गांधी जी ने टिप्पणी की है, जो नफरत करे वो योगी कैसा। उनका कहना यह है कि अब्बा जान से आप कहीं ना कहीं समुदाय विशेष को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक समुदाय की तरफ अपनी उंगली उठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो नफरत करे वो योगी कैसा। इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, जो देश को तोड़ने की बात कहे, भारत माँ के टुकड़े का ऐलान करे, वो योगियों को इस देश के दिशा निर्देश ना ही दे तो अच्छा है। जो व्यक्ति कभी जाए टोपी पहनकर, कभी जाए चोगा पहनकर, कभी जाए आरती करने, कभी कहे कि मैं एक समुदाय विशेष का हूं, वो राजनीति और रिलीजन, उसके भेदभाव पर टिप्पणी कम ही करे तो बेहतर है। जहां तक कि विकास की बात है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जिस क्षेत्र की मैं प्रतिनिधि होने का गौरव करती हूं, वो क्षेत्र आपको बता देगा नाविका जी कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जनता का उन्होंने क्या हश्र किया। एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूं। आज आप लखनऊ से ये बातचीत हमारे साथ कर रही हैं। मात्र 1.5 घंटे की दूरी पर पिपरी नाम का एक गांव है अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। उस गांव ने साल 2014 में अखिलेश जी और राहुल जी और मेरा, हम तीनों का विरोध किया और कहा हम वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि 60 साल से हम लोग कह रहे हैं कि गांव में कटान की समस्या है। पानी की वजह से हमारे खेत, हमारे घर सब बह जाते हैं और कोई भी सरकार हमारा संरक्षण नहीं कर रही है। 14 से लेकर जब तक योगी जी की सरकार नहीं आई तब तक मैं हाथ पैर जोड़ती रही एक जनप्रतिनिधि के नाते, भले ही मैं नहीं जीती थी अमेठी से, कि कम से कम जनता की इस गुहार को स्वीकार करें और लोकतंत्र में उनकी निष्ठा को दोबारा प्रतिस्थापित करें। लेकिन एक मेरी आवाज और एक मेरे हाथ जोड़ के उस निवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। मैं अभिनंदन देती हूं कि जब योगी और मोदी की सरकार रही तब 60 साल की उस समस्या का उस गांव में समाधान प्राप्त हुआ। इसलिए मैं दोबारा कहती हूं कि अगर आप देखना चाहते हैं कि हाथ और साइकिल की जोड़ी ने क्या क्या कहर ढाए थे उत्तर प्रदेश में, एक उसका उदाहरण आपको मेरी लोकसभा क्षेत्र में मिल जाएगा। स्मृति ईरानी जी, आपने उज्ज्वला का वर्णन किया और उज्ज्वला की बात उठाई, तो मैं पूछना चाहती हूं कि मेरे हाथ में एक तस्वीर है और उस तस्वीर में है स्मृति ईरानी, 2013 की स्मृति ईरानी, और इस तस्वीर में एक सिलेंडर है आपके सामने और आप बैठी हुई हैं सड़कों पर और प्रोटेस्ट कर रही हैं कि गैस की कीमतें बढ़ गईं। आज कितनी बढ़ गईं आपको पता होगा, आप महिला हैं, ज़रूर रसोई घर में जाती होंगी और हर वो महिला जो रसोई घर में जाती है उसे पता है कि गैस की कीमतों से कितनी कमर टूट रही हैं। आपको आज 2013 के अपने इन आंदोलन की याद आती है आज भी? नाविका जी, मुझे इस बात का रंज नहीं कि आप मेरी तस्वीर लेकर आज वहां बैठी हैं मंच पर। इनफैक्ट जो राहुल गांधी मेरा नाम तक सार्वजनिक नहीं लेते, वो इस फोटोग्राफ के साथ मेरे संदर्भ में कटाक्ष करते हुए मेरी सरकार के बारे में ट्वीट निश्चित रूप से करते हैं।
2013 की आपने बात की नाविका जी, क्या 2013 में 10 करोड़ परिवारों के लिए टॉयलेट बना था? क्या 2013 में 10 करोड़ परिवारों को प्रत्येक परिवार 5 लाख रुपए की मेडिकल सुविधा मिली थी? क्या आज से 7-8 साल पहले 40 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों के पास बैंक का खाता था? क्या आज से 8-10 साल पहले 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक के खाते में सालाना 6,000 रुपया जाता था? क्या आज से 7-8 साल पहले देश में 6,000 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र, और चूंकि आप महिला हैं, 1 रुपए में सैनिटरी पैड मिलता था? क्या आज से 10 साल पहले देश के 6 लाख गांव में 3.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स, प्रत्येक सेंटर के माध्यम से 120 सरकारी सुविधाएं पहुंचाती थी? क्या आज से 10 साल पहले नाविका जी देश के 80 करोड़ नागरिकों को 14 महीने तक मुफ्त में राशन मिलता था? तो ऐसे कई विषय हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें, पेंडिंग हमारा ऑयल बिल जो यूपीए की सौगात था हमारी सरकार को, उस पर चर्चा कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये भी आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आप 10-20 साल पहले घड़ी सुई की जो सुई की घड़ी है उसको आप बदलना चाहती हैं, तो इस विषय पर भी निश्चित रूप से आपको विश्लेषण करना चाहिए। स्मृति ईरानी जी, इसीलिए तो कहते हैं कि शब्दों में शायद आपका कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं, लेकिन पूछना चाहूंगी कि राहुल गांधी को तो आपने अमेठी से सीधा केरला भेज दिया। अब पिछली बार ईस्टर्न यूपी की मैंने नहीं, वो स्वयं गए। आपने कैंपेन ही ऐसा किया कि अमेठी के लोग दिखाई दे रही थी, इसलिए उनका पदार्पण वहां हुआ। मैंने कैंपेन, मात्र मेरे कैंपेन करने से नहीं हुआ नाविका जी। अमेठी का एक सत्य सबको स्वीकारना पड़ेगा कि वहां की जनता 5 दशकों तक प्रताड़ित थी। वहां की जनता विकास चाहती थी। ये मात्र एक इलेक्टोरल चेंज नहीं हुआ, एक सोशल रेवोल्यूशन था जब जनता ने हथियार उठाए एक युवराज के खिलाफ। मैं सिर्फ एक साधन बनी। स्मृति जी, इस बार आपने युवराज कहा तो युवराज जी की बहन है प्रियंका गांधी वाड्रा, वो जनरल सेक्रेटरी हैं और शायद उत्तर प्रदेश की फेस होंगी कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने ऐलान किया है कि 12,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगी, कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा, हम वचन निभाएंगे। कटाक्ष उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार पर है कि शायद आपने वचन नहीं निभाए और यही प्रियंका गांधी वाड्रा संदेश लेकर जाएंगी लोगों के पास। इस पर आप क्या कहेंगी? क्या वचन निभाएंगे? वचन दिया था 1960 के दशक में, गरीबी हटाएंगे। वचन की पूर्ति की? अमेठी के संदर्भ में दोबारा कहती हूँ, वचन दिया था अमेठी में 40 साल पहले मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, बनाया? मेडिकल कॉलेज बनाने वाले नरेंद्र मोदी और योगी सरकार है। तो वो कौन सा वचन है जो पहले पूरा किया था, जो अब वचन नया देंगे, अब नया संकल्प करेंगे? अब कांग्रेस अपनी डूबती नैया में पतवार किसको थमाती है, वो मेरा विषय नहीं है। स्मृति जी, इस वक्त ध्रुवीकरण की बात चल रही है तो मैं पूछना चाहती हूँ, ओवैसी जी ऐसी क्या बात हो गई कि अपनी यात्रा और अपने चुनाव का जो डिक्लेरेशन है वो अयोध्या से करते हैं, उससे फैजाबाद बुलाते हैं। राहुल गांधी आजकल मंदिर जा रहे हैं, माता के मंदिर गए थे वैष्णो देवी, उसके बाद उन्होंने टिप्पणी भी की थी कि बीजेपी के कुछ ऐसे फैसले रहे हैं जिससे दुर्गा माँ की शक्ति कम हुई है। और अखिलेश यादव भी कृष्ण जी को याद कर रहे हैं। क्या अल्टीमेटली हर चुनाव में मुद्दे धर्म और ध्रुवीकरण पर ही आकर टिक जाते हैं? देखिए, धार्मिक यात्राएं चुनाव के पास ही शुरू हो जाती हैं उत्तर प्रदेश में या फिर हिंदू धर्म के संदर्भ में। मेरा ये गौरव है कि जो लोग हिंदू टेररिज्म की बातें करते थे, आज वो जाकर वैष्णो देवी में माथा टेक रहे हैं और माँ की शक्ति का प्रदर्शन कैसा होगा या दर्शन कैसा होगा उस पर अपनी महान टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ, जब कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उनको ये भी समझना चाहिए कि लोकतंत्र में वोट ही वो सुदर्शन चक्र है जो सब पापियों को धराशाही करेगा, और वो वोट विकास को मिलेगा, मोदी सरकार को और योगी सरकार को मिलेगा, ये मेरा विश्वास है।
स्मृति जी, आज सुबह ही अखिलेश यादव जी ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी बड़ी नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, उनका एक्सपीरियंस बुरा रहा है। यूपी के लड़के हमने 2017 में देखे थे, तो महागठबंधन 2019 में। शायद अखिलेश यादव अब दोबारा ऐसा समझौता नहीं करना चाहते, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की 400 सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या अखिलेश यादव जी का ये चैलेंज, नाविका जी सॉरी, लेकिन हम उम्मीद पे नहीं, हम संघर्ष पे, समाधान पे, मैं अपनी पार्टी की बात कर रही हूँ। उनकी उम्मीदें क्या है वो मेरा विषय नहीं है। और अगर आपके मंच पे वो अपनी बड़ी पार्टियों और अपने नेतृत्व के संदर्भ में प्रियंका जी को या राहुल जी को संदेश देना चाहते हैं, तो आप वो मुझसे क्यों टिप्पणी चाहते हैं वो मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि उनकी उम्मीद उम्मीदों पे टिकी है। हमारा जो संकल्प है वो काम के आधार पर और विकास की राष्ट्र नीति के आधार पर हम लोग अपनी बात कह रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। स्मृति जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। आपने कहा कि बहुत विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में के द्वारा यहाँ उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या आप समझती हैं आने वाले चुनाव में किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होगा? पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नारे लग रहे हैं, जिस तरह से संघर्ष चल रहा है, जिस तरह से आपत्ति जताई गई है किसान कानून पर, क्या बीजेपी को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? देखिए, जिन लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्पन्न होकर ये राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ मोर्चा उठाने का प्रयास किया, उन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां पंचायत के चुनाव में भी उसी क्षेत्र में सेकने का प्रयास किया और बुरी हार का उनको सामना करना पड़ा। नाविका जी, ये सबसे निर्णायक अगर भूमिका रही हाल फिलहाल की राजनीति में, तो पंचायत के चुनाव के परिणाम उसी क्षेत्र में जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, जहां पर सब गए बोरिया बिस्तर बांधकर पॉलिटिकली कि अपने प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को इतना आक्रोशित करेंगे कि लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। और पंचायत के जो चुनाव थे वो अपने आप में एक नया इतिहास रच गए। जहां तक कि किसानों की बात है, मैंने आपको अमेठी का उदाहरण बार बार क्यों दिया, क्योंकि मैं उसकी प्रत्यक्ष साक्षी हूं। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में, और ये तब हुआ जब अखिलेश जी की सरकार थी, खाद की रैक भी पहली बार तब उतरी जब हमारी केंद्र की सरकार के जो राज्य मंत्री हैं कृषि, संजीव बालियान, वो अमेठी गए थे एक दौरे पे। जनता ने, किसानों ने गुहार लगाई, तो पहली बार अमेठी जैसे लोकसभा क्षेत्र में खाद की रैक उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये भी कहना उचित होगा कि कृषि विज्ञान केंद्र और मृदा परीक्षण जो सॉइल टेस्टिंग लैब है, वो भी अमेठी जैसे लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर यूपीए की तीनों पार्टियों ने गठबंधन करके सालों साल चुनाव लड़ा, वहां पे विकास का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इससे बड़ा प्रमाण आप क्या चाहेंगी नाविका जी? स्मृति जी, कुछ हाल ही में ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें कुछ पार्टियों ने, खास करके उत्तर प्रदेश में, कहा है कि तालिबान एक संघर्ष में था, आज़ादी की लड़ाई में था। जिस तरह भारत ने अंग्रेज़ों के साथ आज़ादी पाने के लिए संघर्ष किया, ये उनकी आज़ादी की लड़ाई थी। और गुड तालिबान भी होता है, वो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छी गवर्नेंस भी दे सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मैं इतना कहूंगी नाविका जी, मैं वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही हूं और उस जिम्मेदारी के चलते वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, स्पेशली जो हमारे नेबरहुड में है, उस पर कोई भी लूज स्टॉप करना मुझे नहीं लगता, ना मुझे शोभा देगा, ना मेरी जिम्मेदारी का वो हिस्सा है। निश्चित रूप से मैं जानती हूं कि आज इस मंच पर कई हेडलाइंस की अपेक्षा मुझसे भी रहेंगी, बाकी राजनेताओं से भी रहेंगी, लेकिन कुछ चीजें राष्ट्रहित में हेडलाइन से भी बड़ी हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट अगर विदेश मंत्रालय से निकले तो बेहतर है। स्मृति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेबाक बातें आप करती हैं जो पब्लिक को बहुत पसंद आती हैं। पब्लिक के कई सवाल आपसे मैंने पूछे आज, और शायद जो आखिरी सवाल था वो आप
इसीलिए किनारा कर गई जो आप कभी नहीं करती, क्योंकि आपने कहा राष्ट्रहित कभी कभी हेडलाइन से ऊपर होता है। मैंने किनारा नहीं किया नाविका जी। जी, तो आपने मैं कहा। आभारी हूं कि आपने भी राष्ट्रहित की उसी भूमिका का निर्वाह किया। स्मृति ईरानी जी, बस जाते जाते एक सिर्फ सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में कभी भी दो प्रतिद्वंदी जो चुनाव में उतर रहे हैं आमने सामने आकर कभी डिबेट नहीं करते, जिस तरह से अमेरिकन डिबेट्स हुआ करती हैं। प्रेसिडेंट के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट्स हैं वो आपस में डिबेट करते हैं, लोगों को परखने का एक मौका मिलता है। आपको लगता है ये प्रथा भारत में शुरू होनी चाहिए? मुझे इस प्रथा से कोई ऐतराज नहीं। जनता का अधिकार है। स्मृति ईरानी जी हमारे साथ जुड़ रही थी दिल्ली से, कनेक्शन में कुछ हल्की सी प्रॉब्लम, लेकिन हर उन सवाल का जवाब उन्होंने दिया जो आपके जहन में, आपके मन में थे। स्मृति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और टाइम्स नाउ नवभारत के जी, हमारी लाइन फिर से कट गई थी, लेकिन आप अपना आंसर, उत्तर प्लीज कंप्लीट कर। मैं सुन पा रही थी, आप चाहे मैं सुन पा रही थी। नाविका जी, आप आश्वस्त रहें, सरकार तक हमेशा आप सबकी बात पहुंचती रहती है। हाँ, निश्चित रूप से जनता का अधिकार है कि उनके जनप्रतिनिधि अथवा जो आकांक्षी हैं कि वो जनप्रतिनिधि बने, वो सार्वजनिक मंच पर आकर विवाद नहीं बल्कि संवाद करें। लेकिन कम से कम आपके चैनल पर मैं जानती हूँ शर्त यही है कि उनको स्पष्ट हिंदी आनी चाहिए। अरे वाह, जाते जाते स्मृति ईरानी जी ने बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस सेशन में एक हेलीकॉप्टर शॉट मारा है। उम्मीद है ये गेंद जब 12 तुगलक लेन पर गिरेगी तो वहाँ से भी कुछ जवाब आएगा। और बस हम तैयार हैं टाइम्स नाउ नवभारत का मंच लेकर, और जवाब आएगा। और अगर वो स्पष्ट हिंदी में बोलना चाहेंगे तो हम ये मंच पर स्मृति ईरानी जी और राहुल गांधी जी को ज़रूर 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 आमंत्रित करेंगे। स्मृति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।